Good evening, ladies and gentlemen. So today I'm going to discuss about the term deep state, and I mean it was quite some time that I kept thinking that okay, I need to explain and I need to tell the audience. मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो डीप स्टेट जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे काम होता है। तो बेसिकली ये जो शब्द है डीप स्टेट ये बताता है कि कुछ चंद अनऑफिशियल नेटवर्क होते हैं जो कि सरकार के इशारों पे चलते हैं। तो ये मतलब इसको हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स अ हिडन और अनऑफिशियल नेटवर्क विदिन अ गवर्नमेंट दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स। मतलब कि ये जो डीप स्टेट है, ये जो पावर में है मंत्री उनके कहने पे काम नहीं करती हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन को देख के फिर काम करती हैं। और ये जो नेटवर्क है ये कंसिस्ट करता है जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, फिर मिलिट्री के ऑफिशियल हो गए और और भी अन्य जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सोसाइटी में, जो अच्छा बोल सकते हैं, जो पब्लिक को सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको लेके ये अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका प्रभाव सोसाइटी में काफी ज्यादा है। तो वही जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी न्यू जनरेशन आ चुकी है और जिस तरीके से लोग यंगस्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के पीछे लग जाते हैं, उसी तरह हम अगर नेपाल का प्रोटेस्ट लें, जेनजी, तो वो भी देखे कि बालेन शाह जो थे वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, एक रैपर थे, वो पब्लिक फिगर थे, वो गाना भी गाते थे, नौजवानों के चहीते भी थे और जो वो बोलते थे उनकी बात सुनी भी जाती थी, तभी वो 15वें मेयर भी बने काठमांडू के। सो वो इन्फ्लुएंस वाले ऐसे लोगों को अपनी ओर कर लेते हैं, पर दुनिया को नहीं पता लगता कि ये अंदर ही अंदर बंद दरवाजों के कौन और किन से ये बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो इसे कहते हैं कि ये एक डीप स्टेट के लोग होते हैं और इनका बहुत ही वो होता है, ये किंग मेकर होते हैं और डिसीजन मेकिंग में इनका हाथ रहता है। और मतलब डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, और इसमें लीडरशिप कुछ भी नहीं कर सकती है। चाहे आपका कोई इलेक्टेड कोई भी हेड ऑफ स्टेट हो, तो उनको इलेक्ट किए हुए को का कोई मायने नहीं रखते। तो पहली चीज होता है इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, मतलब आपका प्रभाव और आप चीजें कैसे काबू में रखते हैं। तो डीप स्टेट का ये हमेशा वो क्या कहते हैं मेन मुद्दा रहा है कि जो जरूरी सरकारी डिपार्टमेंट हैं या फिर इंटेलिजेंस हो गया, डिफेंस हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, तो इनका इन्फ्लुएंस इन जगहों में जा सकता है और फिर इंफॉर्मेशन को तोड़ मड़ोड़ के आगे पेश किया जाता है। पॉलिसीज में कुछ ऐसे पॉलिसीज आ जाती हैं कि जिसमें पब्लिक को पूरी उम्मीद होती है कि यही आने वाला है निर्णय, पर वो निर्णय ना पब्लिक के हित में होता है ना सरकार के हित में होता है। वो कुछ ऐसा फीका पड़ जाता है मामला कि वो लोग कहते हैं वो पॉलिसी आने के बाद कि यार हमने कुछ और सोचा था पर कुछ इतना आया नहीं, टेक्निकल बहुत हो गया। तो ये पब्लिक परसेप्शन को भी कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो बेसिकली जो इनके प्यादे होते हैं डीप स्टेट के, ठीक है, तो ये इनका मुद्दा होता है कि ये स्थिरता को कंट्रोल करते हैं और गवर्नेंस की जो कंटिन्यूटी है कि जैसे वो उसकी गति है चलने की, उसको भी ये कंट्रोल में अपने काबू में रखते हैं, उसकी उसको ऑब्जर्व करते हैं। और खासकर उस समय पे जब पॉलिटिकल
इलेक्शंस आने वाली होती हैं या उसके तुरंत कुछ समय पहले इलेक्शनों के, तो वो तब उस टाइम ज्यादा मतलब नजदीकियां रखते हैं, निगरानी रखते हैं कि कौन पॉलिटिकली कितना पावरफुल होता जा रहा है, कौन कम पावरफुल है, किसको पावर में ऊपर लाने की जरूरत है, किसको थोड़ा नीचे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें देखते हैं, और फिर जो जो एक सर्टन व्यक्ति को वो पावर तक जो चीजें लाते हैं, तो उन एलिमेंट्स को ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करके उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं। तो वो व्यक्ति चुपचाप अपने आप ही शांत हो जाता है। तो बहुत ही गहराई में चीजें होती हैं, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि वो काफी जो नेशनल इंटरेस्ट है और उसको भी सेफगार्ड किया जा सकता है काफी हद तक। और जो एजेंडा है, जिनको अलाइनमेंट नहीं मिल रही या उनको सुना नहीं जा रहा, उन मुद्दों को भी लाइमलाइट में लाने के लिए ये काम करते हैं। फिर तीसरा हो गया कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कि जो डीप स्टेट है ये कंट्रोल करती है कि इंफॉर्मेशन कितनी फ्लो होनी चाहिए, पब्लिक को कितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और कितनी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुद्दे वास्तव में आते हैं, नरेटिव बनते हैं, और उसके मुताबिक फिर प्रचार का एक आकार दिया जाता है कि प्रचार को कैसे आकार देना है, और कौन सा मुद्दा है जो वाकई ही लोगों को छूने वाला है, या फिर कौन सा मुद्दा है जो दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। तो इन सारी चीजों को डीप स्टेट मन में रखते हुए उसे बहुत ही नजदीकी से उसके ऊपर गौर फरमाती है। ठीक है, तो अलाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत एक की एलिमेंट होता है। ठीक है, और इसमें खासकर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बहुत होते हैं। ठीक है, एक सिलेक्टिवली मीडिया सेलेक्ट की जाती है, जो सिलेक्टिव मीडिया ने यही बात बोलनी है, बार बार बोलनी है, तो वो भी होता है। ठीक है, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस इंडिविजुअल्स का देखा जाता है कि एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, और इसके अंदर वो खूबियां क्या देखते हैं कि क्या ये इंसान जो डीप स्टेट में सिलेक्ट होता है, कि क्या ये लंबी दौर के लिए मेरे हित में रहेगा, या ये जल्दी से अपना डिसीजन तो नहीं बदल देगा, एकदम से तो रिएक्ट नहीं कर लेगा। तो ज्यादातर ये लोग ब्यूरोक्रेट होते हैं या फिर फौजी अफसर होते हैं खासकर, है ना। आर्मी का भी इसमें काफी रोल रहता है, पुलिस, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें चुनिंदा लोग भी चुने जाते हैं। फिर काफी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस लॉबी, तो वो इसमें काफी इन्वॉल्व रहती है, और ये अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज बन जाती है ओवर टाइम, जिसमें इन्हें पता लगता है कि अगर लंबे दौर में गए तो या तो ये क्रैश कोर्स होगा या तो हम बचे रहेंगे। तो ये जो इनकी जो क्लोज डोर जो डीप स्टेट की टीम्स होती हैं, ये अनुमान लगाती हैं कि देखिए, एक एक डीप स्टेट होती है जो स्टेट को गिराना चाहती है, और एक डीप स्टेट होती है जो स्टेट को सेफगार्ड करके रखना चाहती है। ठीक है, तो इस टाइप के भी टीम्स होती हैं डीप स्टेट में। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए और अलाइनमेंट भी होनी चाहिए, कि वो बिल्कुल दाएं बाएं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ल्योर ना हो किसी और के हाथों। ठीक है, किसी और की आइडियोलॉजी में तुरंत ना बह जाएं। ठीक है, तो इनके मेन इंटरेस्ट जो डीप स्टेट के होते हैं, कि वो होता है कि आइडियोलॉजी के थ्रू अगर कोई आए, तो वो तो बहुत ही मतलब शेयर्ड आइडियोलॉजी गोल होते हैं, कॉमन, कि आपकी सोच और मेरी सोच है, मतलब किसी की भी सोच अगर मिल जाए, तो वो फिर एक हिस्सेदार हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और वो फिर जो भी पोजीशन लें अपनी बात को लेके, तो उसका वो एक कॉमन ग्राउंड लें, एक कॉमन टर्म पे आ जाते हैं, और फिर उनका प्रभाव इकट्ठा कैसे सोसाइटी पे पड़े वो भी है। फिर देखिए, सीक्रेसी होती है और डिस्क्रिशन होती है। सीक्रेसी होती है गोपनीयता। ठीक है, और ये कि इस तरीके से होता है कि ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ये मतलब दिखता है कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, बट वो करते हुए भी हरकतें हम कुछ कह नहीं सकते कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये ऐसा प्रोसेस क्यों है, इसमें ऐसी चीजें क्यों इन्वॉल्व है।
ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि देखें, हम अपने आंखों के सामने हमने देखा श्रीलंका के साथ क्या हुआ, ठीक है। पाकिस्तान का भी हमने साफ साफ पता चल रहा है कि आसिफ मुनीर को जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, और मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क का हेड ऑफ स्टेट सदर बुला रहा है आसिफ मुनीर को। तो आसिफ मुनीर है कौन? उसका ओहदा या दर्जा क्या है? कुछ भी नहीं कंपेयर टू अ पॉलिटिशियन। बट पाकिस्तान में सबको पता है कि उसने डोरी संभाल के रखी है, इसलिए अमेरिका ने उसे बुलाया। तो देखिए, जरूरी डिसीजन मेकिंग में ये आपके आंखों के सामने हो रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ कॉल आउट कर सकते हैं, और मानना या नहीं मानना वो भी उनके ऊपर है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और ये खासकर होता है जब आप किसी की लीडरशिप को कमजोर करार दे दो या फॉर ग्रांटेड ले लो। और ये फिर तब होने लगता है जब इंफॉर्मेशन लीक होने लग जाए, या फिर आप नफरत भरा कंटेंट क्रिएट करने लग जाएं, ठीक है। और ये भी इंडिया में नहीं हो रहा है, ये देश के बाहर होता है। डीप स्टेट ज्यादातर अपना कंटेंट मटेरियल या जो भी प्रोपोगेंडा है वो देश में नहीं बनाते, वो देश के बाहर बनाते हैं। और क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही सेफ होता है वहां पे ऑपरेट करना, डेटा कंपाइल करना, और एक बार और उसे एक आकार देना। और आकार क्या होता है? उसको आकार होता है विजुअल, कि वो उसका एक वीडियो क्या बनाएंगे, उसमें ऑडियो क्या डालने वाले हैं, उसका वॉइस ओवर कैसे होगा, उसका कंटेंट कैसा होगा, बोलने वाले का प्रभाव कैसे होगा, क्या वो उकसाएगा या फिर एक नॉर्मल टोन के साथ हाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसका परिणाम क्या होगा? लोगों के बीच कंफ्यूजन होएगा, लोगों के बीच सवाल पैदा होंगे, लोगों के बीच शक पैदा होगा, और सरकार के खिलाफ ईर्ष्या तो नहीं पैदा हो जाएगी, नफरत तो नहीं फैलाने वाली चीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें वो टेस्ट एंड ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है। तो फॉस्टरिंग इंस्टेबिलिटी होता है, क्रिएट डिसेंट, है ना, और फिर इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि वो जो बैठी हुई सरकार है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। क्यों? और उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाता है, फिर पब्लिक लॉ को नहीं फॉलो करती है, प्रोटेस्ट बार बार होने लग जाते हैं, तोड़फोड़ होने लगती है, चक्का जाम होने लगता है। तो ये फिर ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। सो इसमें अब कोवर्ट ऑपरेशन भी होते हैं, कि कई इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं डीप स्टेट की, जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल आउटकम्स जैसे चाहिए, या फिर किसी को अगर किसी ऑपोजिशन की ग्रुप को सपोर्ट देना है ना, या फिर किसी को पॉलिटिकल कोई क्राइसिस क्रिएट करनी है, तो ये इस माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेसिकली इसे कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट। मतलब आप नरेटिव को कंट्रोल करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, कि सिर्फ इतना ही बताना है, इसके ज्यादा बताना ही नहीं। क्योंकि अगर हम इसे इतना ही कंट्रोल कर लेंगे तो इसके बाद लोगों के मन में सवाल उठेंगे कि क्यों, किस लिए, और इसका मतलब क्या है, परिणाम क्या है। तो ऐसे फिर वो उकसाते हैं ये कंटेंट बना के, कि लोग सरकार को इतना सवाल करें कि वो सरकार टॉपल हो जाए, ठीक है। सो डीप स्टेट का ये है कि वो पब्लिक ओपिनियन को मतलब इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, एक रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है, और फिर रेजिग्नेशन, इस्तीफों की डिमांड होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टर्म है मैं इसको नाम दूंगा कंट्रोल्ड केओस। ये मतलब शोर उतना ही मचता है जितना जरूरत है, और उतना शोर मचा के आप पीछे आके बैठ जाएं, शांत हो जाएं, ताकि फिर आगे पब्लिक इसको एक ओपिनियन बना ले, और फिर हड़तालों पे जाने लग जाए और इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है कंट्रोल्ड केओस, ये एक बहुत ही जरूरी टर्म है, ठीक है। और कंट्रोल केओस का मतलब है कि आपसी फर्क और दरारें डालना, फॉस्टरिंग डिवीजन विद इन सोसाइटी, और पॉलिटिकल फैक्शंस कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी विच द डीप स्टेट में देन एक्सप्लॉइट फॉर इट्स एजेंडा। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट इतनी डीप हो जाती है कि फिर वहां पे आप पावर को फिर बांटना चाहते हो,
ठीक है, या फिर उसे पुश करना चाहते हो पावर को, जिसके हाथ में पावर, उसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ठीक है, पॉलिसीज को चेंज करना चाहते हो ताकि वो डीप स्टेट के मुताबिक पॉलिसी बन जाए, ठीक है, फॉर इट्स इंटरेस्ट। तो ये डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है और ये ज्यादातर डिबेट भी किया गया है कि क्या ये मतलब देश के हित में होता है या देश के खिलाफ होता है। तो देखिए अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं डीप स्टेट के, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अलग अलग चेहरे और रूप होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल पावर्स होती हैं, जो मैंने जैसे बताया है कि खासकर सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, कई लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग पोजीशंस पे हैं, फिर मिलिट्री हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, जिन जिनका उपयोग और जरूरत पड़ेगी अपने नैरेटिव को अलाइन करने के लिए, उन वो सारे लोगों को चुना जाता है। अब कैसे चुनते हैं? पार्टीज हो गई, गैदरिंग्स हो गई, उसमें लोग अपना नजरिया रखना चाहते हैं, और जब वो अपना नजरिया रखते हैं तब वो एनालाइज करते हैं कि उनके नजरिए के साथ किसी और को कोई नजरिया मिल रहा है, और यदि वो नजरिया मिल जाता है तो वो कनेक्ट कर लेते हैं और उनकी फिर सही सेटिंग बैठ जाती है, सही सिंक्रोनाइजेशन बैठ जाती है कि हाँ यार, जो मैं बोल रहा हूं मेरे से ये व्यक्ति सहमत है और ये इन्फ्लुएंशियल बंदा भी है। तो फिर ऐसे फायदा उठाया जाता है और ऐसे क्लोज्ड डोर अनडिक्लेयर्ड अलायंसेस बन जाते हैं लोगों के आपस में, ठीक है। तो ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि एक रूलिंग पार्टी जो पावर में है उसके मिनिस्टर्स को मैनिपुलेट कर दिया और इन्फ्लुएंस कर दिया। एक समय था, अगर आपको याद है, कि सबको होटल्स में ले जाते थे, कहीं बाहर नहीं मिलवाते थे, और सडनली एकदम से ही कोई ये सारे एमपी और एमएलए इकट्ठे एक लीडर के साथ बाहर आते थे। सेम जो चीज हुई थी जब शिवसेना को टॉपल कर दिया था महाराष्ट्र में, तो अलग से किसी होटल में ये सारे शिवसेना के मिनिस्टर्स और एमएलए वगैरह थे, और एकदम से फिर एकनाथ शिंदे जी को बोला, डिक्लेयर किया कि ये है मेन लीडर। तो ये एक अ, आप किसी से कह सकते हैं कि डीप स्टेट फॉर द फेवर ऑफ द स्टेट, जो चाहते थे लोग और बेबस थे, तो उसकी वजह से ये स्टेप्स उठाए गए। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी डीप स्टेट डिसीजंस आर नेगेटिव। वो देश के हित में भी हो सकती है, देश के खिलाफ भी हो सकती है, इट कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ ऑल्सो, ठीक है। तो ये है, तो बेसिकली हमें बहुत ध्यान से रहना है। और इसका असली माध्यम क्या होता है, इसका असली टूल क्या होता है? लीकिंग इंफॉर्मेशन टू जर्नलिस्ट। अब वो जर्नलिस्ट, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि कई बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोली हुई बातों को मान्यता नहीं दी जा रही। तो वो एक टूल के तरीके से इस्तेमाल की जा रहे हैं ताकि एक नैरेटिव को आकार मिल जाए, शेप मिल जाए, ठीक है, ताकि आप पब्लिक के सोच पे प्रभाव डालें, उस पे फर्क डालें, और फिर आप प्रेशर क्रिएट करें लोगों के जरिए, कि जब लोग आपके हाँ में हाँ मिलाने लग जाएं, तो फिर वो एक सर्टन तरीके में फिर प्रोटेस्ट में बदल जाती है। प्रोटेस्ट वो फिर प्रेशर में बदल जाता है, फिर वो मतलब चक्के जाम होने लगते हैं, इकोनॉमिक आउटकम की दिक्कत होती है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होने लग जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, और फिर वहां पे ऐलान कर दिया जाता है कि प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, तो अब दूसरी सरकार को लाओ। तो अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स करें तो आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देखिए, इट इज एग्जैक्टली शेप एंड फॉर्म ऑफ डीप स्टेट। अब जिस तरीके से ऑपोजिशन का कोई एक मिनिस्टर अभी म्यांमार दिखा दिखा था, और कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो जिसका वो मुद्दा बना के कह रहे हैं वोट चोरी का, तो उसका पूरा कंटेंट फॉरेन में कंपाइल हुआ है। तो पहली चीज तो वो मुद्दा ही मारा जाता है कि ये तो जायज और तय है कि कोई फॉरेन पावर्स हैं जो बाहर के मुल्क की, जहां पे ये डेटा इकट्ठा हो रहा है, ताकि हमारी अभी जो सरकार है पावर में, उसको हिला दिया जाए या उसे इन्फ्लुएंस कर दिया जाए। तो मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, आई एम टोटली अपोलिटिकल, पर मैं पब्लिक को इतना ज्ञान देना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक को कैसे इन्फ्लुएंस किया, डीप स्टेट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। कई केसेस में ऐसे ऑपोजिशन का सपोर्ट भी बढ़ जाता है इन हरकतों से, ठीक है। फिर इससे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कहते हैं,
ठीक है। और उसके बाद फिर आप पैदा करते हैं आपसी मतभेद और फर्क, और जब आपसी मतभेद और फर्क पैदा हो जाए फिर प्रॉब्लम होती है क्राइसिस की एक्सप्लॉयटेशन। और ये एक्सप्लॉयटेशन होती है इतने तरीके से कि ये कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, ये तो पता ही नहीं था कि होने वाला है। ठीक है। और इस पे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, अलायंसेस होते हैं। इसमें दोस्त और दुश्मन दोनों इकट्ठे भी बैठ सकते हैं एक टेबल पे अगर वो अपना राह चाहें लंबी दौर में। इसमें लॉबिंग भी होती है, एडवोकेसी भी होती है। ठीक है। वो तरफदारियां भी होती हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, पब्लिक के सेंटिमेंट को भी मैनेज किया जाता है। ठीक है। इश्यूज को फ्रेम किया जाता है। ठीक है। इल्जाम लगाए जाते हैं, पर प्रूफ कुछ नहीं है। प्रूफ कुछ नहीं है, बस एक क्राइसिस क्राइसिस है। और वो कहते हैं ना कि 100 बार आप बोलो कि आ, मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, हालांकि आप में काबिलियत होगी करने की, पर अगर कोई बोलता रहे तुमसे नहीं होगा नहीं होगा, तो एक समय आएगा जब आपको वाकई लगेगा कि यार नहीं होने वाला। तो क्राइसिस क्रिएट की जाती है, क्राइसिस को भी एक नरेटिव दिया जाता है, और जिसकी वजह से फिर काफी एक्शन लेने पड़ते हैं, और फिर सर्वेलेंस बढ़ानी पड़ती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, मिलिट्री को कई बार इंटरवीन करना पड़ता है ना, और पब्लिक को अपील करना पड़ता है कि आप शांत रहें, घबराएं ना, सब कुछ इन ऑर्डर है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं नेपाल का दे सकता हूँ, जैसे आपके आंखों के सामने हुआ है, श्रीलंका के साथ हुआ है, बांग्लादेश के साथ हुआ है, और उसके परिणाम देख लीजिए। आज की तारीख में बांग्लादेश की जमीन पे एक फॉरेन आर्मी लैंड कर चुकी है। ठीक है। तो मैं वही कहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट है, ज्यादातर वो काफी शक की निगाह के साथ भी देखा जाता है, जो देखा जाना चाहिए। ठीक है। और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, और इसके मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं, पर वो आप देख के भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सबके इंटरेस्ट है वो हिडन इंटरेस्ट होते हैं, और वो सिर्फ पावर मैनिपुलेशन, नरेटिव को क्रिएट करना, इन्फ्लुएंस करना, इंस्टीट्यूशनल पावर को यूज करना, नेटवर्किंग को यूज करना, एडवोकेसी को यूज करना, ये सारे के सारे मुद्दे फिर इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं एज अ टूल, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड जो पोटेंशियल है, ठीक है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का, उसका भी फर्क बहुत ही कम होता है। तो हम पहचान नहीं पाते कि चल क्या रहा है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि डीप स्टेट को लेके आप बहुत ही ध्यान से चलें, आप इन्फ्लुएंस मत होएं, और जो देश के हित में है और प्रैक्टिकल है आप उसी के हित में रहें। और मैं इतना ही चाहूंगा कि एकता बरकरार रखें। थैंक यू, जय हिंद, एंड दिस इज मेजर समरतूर साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ डीप स्टेट क्या होती है, उसका कैसे फंक्शन होता है, और उसका मुद्दा क्या होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।